Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover chapter number 2, Human Reproduction of Class 12th Biology in complete one shot. तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे एक वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक चैप्टर को 50 मिनट से 1 आवर के बीच में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर अब नेक्स्ट चैप्टर ये है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम एक्चुअल चैप्टर पे आएंगे। तो इस चैप्टर में हमें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब हमें पता है कि ह्यूमंस कैसे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होती है और ह्यूमंस होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ये लोग एग्स ले नहीं करते। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उसमें कुछ मेजर चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यही बनाता है गैमीट्स, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। अब बात करें हम अगर अपने सेकेंडरी ऑर्गन्स की, तो सेकेंडरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। ठीक है, और यही मेल्स और फीमेल्स को एक दूसरे से डिफर बनाते हैं और पूरे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ह्यूमंस सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि आप बता सकते हो दैट हु इज मेल एंड हु इज फीमेल इजीली। तो इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को जिसमें हम इजीली किसी को भी डिस्टिंग्विश कर पाए, किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश कर पाए, उसे बोलते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिक। क्लास 11th में भी ये वर्ड, ये टर्म यूज किया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, जिसमें फ्रॉग के बारे में बताया गया है कि वो भी सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है, फीमेल डिफरेंट होती है मेल से। ठीक है, अब काफी सारे होता क्या है कि काफी सारे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं, जिस वजह से इन्हें सेक्सुअली डायमॉर्फिक बोला जाता है। ठीक है, और ये इवेंट्स कब होते हैं? ये इवेंट्स तब स्टार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में जब वो प्यूबर्टी को अचीव कर लेता है। ठीक है, अब कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक बार उन पे नजर देते हैं। देखो, सबसे पहले है गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस आप नाम से समझिए, गैमीटो से समझ आ रहा है कि गैमीट के बारे में बात हो रही है, एंड जेनेसिस मतलब जेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कुछ बन रहा हो, तो यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जहां पर गैमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस विच इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब बात करते हैं इंसेमिनेशन की। इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल के गैमीट्स फीमेल के ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल का गैमीट आपस में फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो क्या बन जाएगा? वो जायगोट बन जाएगा, एंड जब उसमें डेवलपमेंट होती रहेगी, सेल डिवीजन होता रहेगा, फिर वो बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये फीमेल यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है, और जब एक ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाके अटैच हो जाए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इसके बाद आता है जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड और कुछ नहीं, प्रेगनेंसी पीरियड को साइंटिफिक लैंग्वेज में जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें वो जो एम्ब्रियो बना है जो कि यूट्रस में जाके इम्प्लांट हुआ है उसका डेवलपमेंट होता है। देन उसके बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन इज टर्म्ड एज जब बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। एंड जब डिलीवरी भी हो गई उसके बाद जो पीरियड आता है उसे बोला जाता है लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है कि जो मदर है वो बेबी को फीड करती है मिल्क से विद द हेल्प ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो ये सारे प्रोसेस हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बॉडी के एक्सटर्नली लोकेटेड होता है। ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट बनाना, यानी कि यहाँ पर जो स्पर्म्स बनेंगे वो टेस्टिस के अंदर बनेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स का काम होता है जो गैमीट बन गया उसको ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, फिर आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम होता है अलग अलग सिक्रीशंस करना ताकि उस स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल पाए और वो इजीली ट्रैवल कर पाए। लास्ट में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है, आप
कह सकते हैं ट्रांसफर करवाता है उन गैमीट्स का फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी को। ठीक है, अब आ जाइए आप सबसे पहले पार्ट पर, विच इज स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम क्या है? ये एक पाउच है जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर टेस्टिस होती है। अब टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होती है, इसके पीछे का क्या रीजन है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि वो प्रोसेस जहां पर स्पर्म बनेगा, उसको चाहिए होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से। मतलब बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जितना भी होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। हमें उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो इजीली बन पाए। ठीक है, इसी वजह से स्क्रोटम होता है और उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। आगे अगर हम पढ़े टेस्टिस को, तो टेस्टिस क्या है? मैंने अभी भी आपको बताया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसको मेल गोनाड भी बोला जाता है। गोनाड्स क्या होते हैं? ये वही ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस जिनमें होती है। ठीक है, कैसे हैं? ओवल है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ के हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ है। डेंस कवरिंग से ये कवर्ड होते हैं। ठीक है, और ये डेंस कवरिंग 3 लेयर से मिलकर बनती है जो कि सिलेबस में नहीं है बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, जिनका नाम है ट्यूनिका वजाइनलिसिस, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेसिकुलेसा। ठीक है, अब यहां से आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और यहीं से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट शुरू होगा। देखो, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड उन 250 कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यही है साइट ऑफ स्पर्म सेल सिंथेसिस, यानी कि यहीं पर जो बनने वाले हैं स्पर्म्स वो यहीं पर होगा। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं 2 सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और दूसरी सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल आप नाम से समझ सकते हो कि ये वही सेल हैं जो कि डिवाइड करके स्पर्म सेल्स बनाएंगी। अब अगर यहाँ पर ऐसी सेल्स हैं जो कि डिवाइड करके स्पर्म बनाने वाली हैं, तो उनको न्यूट्रिशन देने वाली भी तो सेल होनी चाहिए ताकि वो इजीली डेवलप हो सके। तो सर्टोली सेल्स का काम होता है इन्हें न्यूट्रिशन देना। ठीक है, ये दोनों तरह की सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो स्पेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सबसे पहली चीज होती है ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद जो दूसरी चीज प्रेजेंट होती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेडिक सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्यों बोला? क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका काम होता है मेल एंड्रोजन को सिक्रीट करना। मेल एंड्रोजन मतलब कि मेल हार्मोन, जो कि कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो लेडिक सेल्स हैं ये टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करती हैं, जिससे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं एक्सेसरी डक्ट्स को। तो एक्सेसरी डक्ट्स मैंने आपको बताया था कौन होते हैं? जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। मतलब अब बन तो गया आपका गैमीट, अब उसे ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आता है रेटिटेस्टिस, देन वेसा एफरेंशिया, देन एपिडाइडिमिस, देन वास डेफरेंस। ठीक है, कैसे ये पाथवे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है बोर्ड्स में भी। सबसे पहले स्पर्म्स कहाँ बने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने। कहाँ प्रेजेंट थी वो? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट थी। फिर ये गए रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस कहाँ है? वो भी टेस्टिस के अंदर। आप नाम से याद कर सकते हो, रेटी टेस्टिस, अगर नाम में टेस्टिस आ रहा है यानी कि टेस्टिस के अंदर है। फिर वैसा एफरेंशिया में वो गए, और वैसा एफरेंशिया कहाँ है? ये भी टेस्टिस के अंदर ही है। अब एपीडाइडेमिस में गए। एपीडाइडेमिस यानी कि बिल्कुल टेस्टिस के सरफेस पर अब आप पहुंच चुके हो। इसके बाद से जितनी भी चीजें आएंगी वो टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो एपीडाइडेमिस के बाद कौन आया? वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस कहाँ है? एब्डोमन तक जाता है। इसके बाद आता है सेमिनल डक्ट। सेमिनल डक्ट कहाँ से आया? सेमिनल वेसिकल से आया। अब ये जो सेमिनल डक्ट है और वास डेफरेंस और यूरिथ्रा, ये तीनों मिलके बनाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी कि वही वाला डक्ट जहां से इजैक्यूलेशन होगा, किसका? सीमेन का। अब जो वास डेफरेंस होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना लेता है, और ये जो डक्ट सिस्टम होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म सेल्स के ट्रांसपोर्ट को कराने में। ठीक है, और ये स्पर्म सेल्स का जो ट्रांसपोर्ट है ये बॉडी से बाहर कैसे जाएगा? ये जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल ओपनिंग जिसका नाम होता है यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, एक बार डायग्राम में देख लो कि कैसे वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कॉइल कर लेता है अपने आप को। देखो, ये वास डेफरेंस है एंड
ये जिसके ऊपर कॉइल्ड है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो इसी डक्ट सिस्टम की बात की गई थी यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए आप एक्सेसरी ग्लैंड्स पर। मैंने आपको बताया एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सिक्रीशंस करना, कुछ ऐसे सिक्रीशंस करना जिससे ये जो स्पर्म है इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए और ये इजीली अपनी मोटिलिटी को भी साथ रख पाए और आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेल्स के पास 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर ग्लैंड, जिसे आप बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले डायग्राम में इसको देख लो कि ये कहाँ पर है, क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जो ये वाला ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ग्लैंड है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल एंड ये जो छोटे छोटे से है इनको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इनका काम देखते हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या है? पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले याद रखो कितने होते हैं सेमिनल वेसिकल? 2 होते हैं, तभी तो बोला है कि पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एक सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। अब ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये कैसा होता है? एल्कलाइन होता है नेचर में, यानी कि इसका पीएच अबाउट 7.4 होता है, ठीक है। और जो सीमन होता है उसकी 60 से 70% वॉल्यूम ये अकेला कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अब ये जो सेमिनल फ्लूइड रिलीज हो रहा है ये एल्कलाइन क्यों है? देखो, जो यूरिथ्रा होता है वहां से 2 चीजें पास करती हैं, सीमन और उसके साथ साथ यूरिन। यूरिन कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अगर उसी पाथवे से सीधा सीमन को भेज दिया जाए जिसमें कि ये एल्कलाइन नेचर नहीं है, तो जो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी खराब हो जाएगी, इवन वो मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो एसिडिक नेचर को देख ही नहीं पाएंगे। तो उन्हें एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वहां से जा रहे हो, जो कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज्ड हो, ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। तो इसीलिए ये स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड्स बनाते हैं। तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये तीनों यही काम करेंगे, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वजाइनल ट्रैक्ट के साथ वजाइनल ट्रैक्ट को भी ये न्यूट्रलाइज करते हैं और यूरिथ्रा को भी, ठीक है। न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। क्यों न्यूट्रिशन देते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्रक्टोज कंटेंट होता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये जो सीमेन आफ्टर इजैक्यूलेशन कोएगुलेट हो जाता है वो भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये जो सेमिनल फ्लूइड है इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब आ जाइए प्रोस्टेट ग्लैंड पर। प्रोस्टेट सबसे बड़ा वाला ग्लैंड था, ठीक है। बड़ा है, चेस्टनट शेप्ड है और यूरिथ्रा के सराउंडिंग है। ये भी क्या करेगा? स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करेगा। उसके अंदर कुछ सिट्रिक एसिड्स होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, कुछ प्रोस्टेग्लैंडिन्स होंगे और ये सीमेन का 20 से 30% वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये सिक्रीशन भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और स्पर्म सेल्स को एक्टिवेट करेगा। इसके बाद आ जाइए कूपर ग्लैंड पर, जिसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। कैसे हैं? पी शेप्ड ग्लैंड्स है, ठीक है। यूरिथ्रा के ईदर साइड प्रेजेंट होते हैं। ये भी एल्कलाइन फ्लूइड ही सिक्रेट कर रहे हैं ताकि एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज कर सके। इसके साथ साथ इनका एक इंपॉर्टेंट काम और है, ये ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस या फिर ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरिथ्रा भी करते हैं। एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बिकॉज ये एक यूनिक फीचर है जो कि तीनों ग्लैंड्स में से सिर्फ यही वाला ग्लैंड कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पर। अब आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी में भी इतना गिवन नहीं है। बस आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है? पीनस है। और ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह भी काम करता है और एक यूराइनल डक्ट की तरह भी वर्क करता है। इसके साथ साथ जो ये पीनस है ये नीचे जाते जाते एनलार्ज हो जाता है, जिसे ग्लांस पीनस बोला जाता है। एंड ये कवर्ड होता है एक फोर स्किन से, जिसे प्रेप्यूस के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाइए आगे। सीमन क्या होता है? सीमन होता है सब, अगर हम कलेक्शन कर ले सभी के सिक्रीशंस का, किस किस के सिक्रीशंस का? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कूपर ग्लैंड एंड इसके साथ साथ स्पर्म सेल्स का भी हम कलेक्शन कर ले तो उस पूरी कलेक्शन को बोलते हैं सीमन, ठीक है। इनका पीएच 7.3 से 7.5 तक होता है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन। ऑब्वियसली एल्कलाइन तो होगा ही ताकि ये क्या कर सके? न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। हर एक इजैक्यूलेशन में अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। देखिए, अनलाइक मेल्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बॉडी के इंटरनली लोकेटेड होता है। कहां पर? लोअर एब्डोमेन में।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आती है अ पेयर ऑफ ओवरीज विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर ओवरीज में ही कौन बनने वाली है, एग या फिर ओवम, ठीक है। इसके बाद आता है ओविडक्ट जिसे फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वजाइना एंड एट द लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ मैमरी ग्लैंड्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ये सब मिलके ये सारे प्रोसेसेस को करेंगे जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में होते हैं। कौन कौन है, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो आइए अब इनको पढ़ते हैं। देखो एक बार डायग्राम देख लो। सी, ये है ओवरीज जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ओवरी कैसे अटैच्ड है यूट्रस से, ओवेरियन लिगामेंट्स की हेल्प से अटैच्ड है, ठीक है। इसके बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। इनका काम होता है जैसे ही ओवम रिलीज हो ओवरी में, ये उसको फटाफट से कैच कर लेते हैं। फिर आप बात करिए, देखिए यूट्रस, यूट्रस की 3 कवरिंग होती है। सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सी, पी फॉर पेरीमेट्रियम एंड पी फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि बाहर वाली लेयर का काम तो प्रोटेक्शन है। मायोमेट्रियम का काम होता है वो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होने वाली होती है, वो मायोमेट्रियम के अंदर ही होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन वाला ब्लीडिंग पीरियड आता है, उसमें वो जो लाइनिंग श्रेड ऑफ होती है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ही होती है। इन सबको और डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। देन ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। ये जो फ्लास्क शेप्ड बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसके बाद आता है एम्प्यूला और इसके बाद आता है इस्थमस जो कि यूट्रस से अटैच होता है, ठीक है। एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी कि एक ऐसा जंक्शन जहां पे एम्प्यूला और इस्थमस एक साथ होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसी पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यूट्रस का जो ये बीच वाला स्पेस होता है, बीच वाली जगह होती है, दिस वन विच इज यूटराइन फंडस, इसको सबसे ज्यादा स्वीटेबल जगह मानी जाती है फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जैसे यूट्रस से आप नीचे चलेंगे तो आ जाता है सर्वाइकल कैनाल एंड एट द एंड आता है वजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना एक साथ मिलकर के बनाते हैं बर्थ कैनाल। आई होप पूरा डायग्राम एकदम क्लियर होगा। अब आ जाते हैं आगे। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले ओवरीज को। ओवरीज कैसी हैं, ओवरीज है आमंड शेप्ड फीमेल गोनैड्स, ठीक है। फीमेल गोनैड्स क्यों बोला, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर ओवम बनेगा। 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 1.5 सेंटीमीटर की इनकी विड्थ होती है और 1 सेंटीमीटर की इनकी थिकनेस होती है। यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं है विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स, अभी भी मैंने आपको बताया। आगे का जो है वो सिलेबस में नहीं है बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लीजिए। ये कवर्ड होती है एक लेयर से, किस लेयर से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर से, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। और यही क्या बनाता है, ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया क्या है, वही वाली सेल्स है जो डिवाइड करके बनाने वाली है क्या, एग। अब इसी एपिथेलियम लेयर के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करके रखता है। ये जो स्ट्रोमा है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, नॉट इन योर सिलेबस बट फिर भी। अब आ जाइए आगे एक्सेसरी डक्ट्स पर। एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले कौन आता है, फेलोपियन ट्यूब, उसके साथ आती है यूट्रस एंड देन वजाइना, ठीक है। हर एक ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये कैसी है, होलो ट्यूबुलर सीलिएटेड स्ट्रक्चर है। सीलिया क्यों है, ताकि इजीली सारे ये जो गैमीट्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन है इजीली हो पाए, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट होती है, ओवरी से स्टार्ट होती है, यूट्रस पे जाके खत्म होती है। 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप्ड पार्ट है जो कि ओवरी के पास होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे फिम्ब्रे बोलते हैं एंड इसका काम क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में से ओवम को कलेक्ट करना। एम्प्यूला इनफंडिबुलम के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं, एंड इस्थमस क्या होता है, जो कि यूट्रस से अटैच हुआ होता है पार्ट। अब आ जाइए यूट्रस पे। यूट्रस को क्या बोला जाता है, वॉर्म भी बोला जाता है, सिंगल है, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है, किसकी हेल्प से, लिगामेंट्स की हेल्प से। 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, पी फॉर पेरीमेट्रियम, पी फॉर प्रोटेक्शन। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में होते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देन आता है एंडोमेट्रियम जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। अब आ जाइए आप आगे। यूट्रस के बाद आता है नैरो सर्विक्स जो कि वजाइना में जाके खुलता है, सर्वाइकल कैनाल,
सर्विक्स के, और वजाइना को साथ में मिला के बोला जाता है बर्थ कैनाल। वजाइना अबाउट 10 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है, जो कि सर्विक्स से स्टार्ट होकर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करता है और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको भी अलाउ करता है। ठीक है, इसके साथ साथ मेल पीनस को भी एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब जो ओपनिंग होती है वजाइना की, उसे बोला जाता है वजाइनल ओरिफाइस, और ये जो वजाइनल ओरिफाइस है ये कवर्ड होती है पार्शियली विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है हाइमन। ओके, अब आ जाइए आगे। अब हम देखने वाले एक्सेसरी ग्लैंड, जो कि एनसीईआरटी में इतना नहीं बताया गया है, बट एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे मेल ग्लैंड्स की बात करी थी, तो यहाँ पर भी होते हैं ग्लैंड्स, बट हाँ नहीं बताए गए हैं उतना। तो ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक तो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स और दूसरे मैमरी ग्लैंड। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड दो तरह के होते हैं, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड बार्थिलिन ग्लैंड। पैरायूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये बिल्कुल जैसे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वैसे ही फीमेल्स में पैरायूरिथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, जो काम वहां प्रोस्टेट ग्लैंड करता है वही काम यहाँ पैरायूरिथ्रल करेगा। अब आ जाइए आप बार्थिलिन पे। जैसे कि मेल्स में बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होता है, वैसे ही यहाँ पर बार्थिलिन ग्लैंड होता है। इसका काम भी क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन कराना, बट ओनली ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यहाँ है ये वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट, मेमरी ग्लैंड्स वाला। ये पूरा आपको याद होना चाहिए अच्छे से, क्या पाथवे रहता है, कैसे मिल्क प्रोडक्शन होता है। देखिए, जो मेमरी ग्लैंड्स है या आप ब्रेस्ट कह सकते हैं, ये क्या है? ये अ पेयर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें काफी सारा फैट होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ब्रेस्ट का, वो डिवाइडेड होता है 50 से 20 मेमरी लोब्स में। ठीक है, कितनी? 50 से 20 मेमरी लोब्स में। हर एक मेमरी लोब के पास क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोली। अब ये जो मिल्क है ये एल्वियोली की कैविटीज में स्टोर हो जाता है। अब ये जो एल्वियोली है ये फिर ऊपर होती है जाके मेमरी ट्यूब्यूल्स में। बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स साथ में मिलके बनाती है मेमरी डक्ट, और बहुत सारे मेमरी डक्ट एक साथ मिलके बनाते हैं मेमरी एम्प्यूला। और ये मेमरी एम्प्यूला लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, जहां से मिल्क बाहर निकलता है। तो ये पूरा पाथवे आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड है वो 15 से 20 मेमरी लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी, उनके पास क्या है? क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में मिल्क स्टोर हो जाएगा एल्वियोली के कैविटी में। फिर ये एल्वियोली किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है मेमरी ट्यूब्यूल से। बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल साथ में मिलकर बना रही है मेमरी डक्ट, एंड बहुत सारे मेमरी डक्ट एक साथ मिलकर बना रहे हैं मेमरी एम्प्यूला। फिर ये मेमरी एम्प्यूला जाके कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट से, जहां से मिल्क बाहर आता है। आई होप पूरा पाथवे आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार डायग्राम में देखिए, सबसे पहले मेमरी लोब्स आई 15 से 20, उनके पास क्या है? मेमरी एल्वियोली है, यहाँ पे मिल्क बना, स्टोर हुआ, फिर वहां से गया मेमरी डक्ट पे, देन मेमरी एम्प्यूला, एंड देन कहां पर? लेक्टिफेरस डक्ट से फिर वो बाहर निकल गया। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं गैमीटोजेनेसिस पर। गैमीटोजेनेसिस क्या? वो प्रोसेस जहां पर स्पर्म्स और ओवम के बनने का हम प्रोसेस देखेंगे। जब स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जब ओवरीज में ओवम बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। सबसे पहले आ जाइए स्पर्मेटोजेनेसिस पर। देखिए, जब एक मियोटिक प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे, जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और वो किससे बने? वो बने हैं डिप्लॉइड मेल जर्म सेल से। ये मेल जर्म सेल्स कौन है? ये वही है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है। और तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी थी? डिप्लॉइड थी, उनके पास 46 क्रोमोसोम्स है। उनसे डिवाइड होके, मियोटिकली डिवाइड करके, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्पर्मेटिड्स बन जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम हियर इज कि ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता। कौन कौन से फेजेस आते हैं? सबसे पहले आता है मल्टीप्लीकेशन फेज। देखिए, मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा कि जो जर्म सेल्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स नहीं होती, ठीक है, जर्म सेल्स होती हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अंदर वाली वॉल पे क्या होती हैं प्रेजेंट? जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जर्म सेल्स क्या करती हैं? ये माइटोटिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी कि पहले अपना नंबर बढ़ा रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है? सिर्फ माइटोसिस हो रहा है, यानी कि अभी भी प्लॉइडी डिप्लॉइड ही है, 2n ही है, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्या होगा? ये बार बार डिवाइड करते रहते हैं ताकि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाए। ठीक है, तो इनकी प्लॉइडी कैसी है? 46 क्रोमोसोम है, 2n इनकी प्लॉइडी है।
ठीक है जी। इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं ना, ये बड़े होंगे अपने साइज में, ठीक है, ताकि ये बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। अब देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और कुछ नहीं है, ये क्या है, जब स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को बढ़ाकर बहुत सारे नंबर में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की माने तो वो कहता है कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बट द एक्चुअल प्रोसेस इज दिस, ओके। तो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बढ़े साइज में और उन्होंने क्या बना लिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, इसीलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कैसे हैं, डिप्लॉइड ही है, दे आर नॉट हैप्लॉइड, ओके। देन कम्स द मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, अब ये करेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, एंड मियोटिक डिवीजन होते ही जो प्लॉइडी डिप्लॉइड थी वो तुरंत हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके बना लेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड कितने बनाएंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, यानी कि इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। फिर इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर हो जाएगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, इनके अंदर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म करके स्पर्मेटोजोआ या फिर आप कह सकते हैं स्पर्म बन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देन जो ये स्पर्म्स है, इनका जो हेड है वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स के अंदर। सर्टोली सेल्स के अंदर क्यों, क्योंकि वो इन्हें न्यूट्रिशन दे रही है, तो ये उनके पास होते हैं। अब जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। हाउ कैन यू रिमेंबर इट, दैट ट्रिक इज बेसिकली, देखो, जेनेसिस का मैंने आपको मतलब बताया था स्टार्टिंग में कि वो प्रोसेस जहां पर कुछ बन रहा हो, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटिड्स है ना, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके स्पर्म बन रहे हैं, बट स्पर्मिएशन में कुछ बन नहीं रहा है, बस ये जो स्पर्म्स बने हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर कुछ बने वहां पर जेनेसिस, एंड जहां पर स्पर्मिएशन में तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट करता है अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कॉइटस, और अगर नॉर्मल फर्टिलिटी है तो उसमें से कम 60% स्पर्म सेल्स की नॉर्मल शेप होनी चाहिए और साइज होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म सेल्स की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, देखिए ये पहले प्रीमोडियल जर्म सेल्स था, ये ग्रो करा एंड इन्होंने फिर ग्रो करके क्या बनाया, ग्रो करते करते फिर ये डिवाइड हो गए माइटोटिकली और स्पर्मेटोगोनिया बन गया, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया से ये फिर ग्रो हुआ और मिला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, यानी कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने वहां से प्लॉइडी स्टार्ट हुई, क्या, एन, हैप्लॉइड। उससे पहले तक सब कुछ 2n था। रिमेंबर, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की क्या प्लॉइडी थी, तो सबकी 2n थी। हैप्लॉइड वो कब बने, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करा कंप्लीट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो बन गए। एट दैट पॉइंट जो ये जो स्पर्म्स थे इनका 2n से n प्लॉइडी शिफ्ट करी। अब आप आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पर। देखिए, एक जो मैच्योर स्पर्म होता है वो 0.06 mm लॉन्ग होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी कवर्ड। अब देखो सेल है ना, तो सेल मेम्ब्रेन से तो कवर्ड होती ही है, तो ये किससे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। 3 चीजों से मिलकर बना होता है ये, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। अब ये जो हेड है, हेड के पास क्या है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसके साथ जो आगे वाला पार्ट होता है वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, या अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे हेल्प करते हैं। देन आता है मिडल पीस। मिडल पीस के पास होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ताकि जो टेल है वो अच्छे से एफिशिएंटली मूव कर पाए और स्पर्म मोटिलिटी फैसिलिटेट हो जाए। टेल का काम होता है स्पर्म की मूवमेंट करवाना, ठीक है जी। ये आप एक पूरा वो देख लीजिए इसका डायग्राम, ये टेल है, दिस इज मिडल पीस जहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एंड दिस इज हेड जहां पर ये रहा एक्रोसोम, और दिस इज न्यूक्लियस। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए,
अब हम देखने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए अब कुछ ना कुछ तो हार्मोन्स का भी कंट्रोल होगा, राइट? क्योंकि देखो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ प्यूबर्टी ही जब हिट करी तब ये प्रोसेस शुरू हुआ, ऐसा कुछ स्पेशल जादू तो नहीं हुआ। देखिए हुआ क्या, हॉर्मोन्स ने सब कुछ संभाला है, ठीक है? हमारी बॉडी में सारा खेल ही हॉर्मोन्स का है। अगर आपने 11th में अच्छे से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि हॉर्मोन्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में, राइट? तो जैसे ही एक मेल अटेन करता है अपनी प्यूबर्टी को, तो एक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, वो कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास। कौन सी वाली पिट्यूटरी के पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये जाता है और बोलता है कि फटाफट से आप ना सिक्रीट करो दो हार्मोन्स को, जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज FSH, ठीक है? तो उनको जाके बोलता है कि आप फटाफट से अपने अंदर से LH और FSH को सिक्रीट करो, ठीक है? अब इन LH और FSH का काम क्या है? LH देखो, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड L फॉर लेडिक सेल्स, ठीक है? तो LH फटाफट से जैसे सिक्रीट होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, वो फटाफट जाएगा किसके पास? वो जाएगा लेडिक सेल के पास, ठीक है? और बोलेगा लेडिक सेल्स जो तुम्हारा काम है वो फटाफट से करो, स्टिम्युलेट कर देता है उसको, ठीक है? यानी कि बोलता है कि अब अपना काम करो। लेडिक सेल का काम क्या है? एंड्रोजन सिक्रीट करना। एंड्रोजन कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ही तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है, राइट? तो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके जी। नाउ FSH, FSH में आ रहा है S एंड सर्टोली सेल्स में भी आता है S, तो FSH जाएगा सर्टोली सेल्स के पास, ठीक है? सर्टोली सेल्स के पास जाके बोलेगा कि सर्टोली सेल्स आप ना फटाफट से अपना काम करो। अब सर्टोली सेल्स का काम क्या है कि वो ना एक तो एंड्रोजन के साथ बाइंड करवा देती है, ठीक है, ताकि सारा काम इजीली हो जाए। उसके साथ साथ ये इनहिबिन भी रिलीज करती है। इनहिबिन क्या होता है? इनहिबिन होता है जब देखो अब LH और FSH उतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में सिक्रीट हो चुके हैं जितनी बॉडी को चाहिए थी, अब और नहीं चाहिए। तो इनहिबिन का काम होता है कि वो जाके माइंड को ये इंडिकेशंस दे कि अब आप LH और FSH को सिक्रीट मत करो, इनफ अमाउंट सिक्रीट हो चुका है, ठीक है? तो वो कौन सिक्रीट, ये इनहिबिन कौन सिक्रीट कर रहा है? ये FSH सिक्रीट, सॉरी, ये सर्टोली सेल सिक्रीट करती है, ठीक है जी। अब आ जाइए आप आगे, अब देखते हैं oogenesis को। oogenesis क्या है? जब एक फीमेल गैमीट या फिर ओवम बनता है विद द प्रोसेस, मतलब किससे? oogonia से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा। मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस या आप कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा था, बट एज यू नो फीमेल्स आर स्पेशल, है ना? तो फीमेल्स को हर चीज की जल्दी होती है, तो यहाँ पर ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये भी फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कहाँ मेल्स में वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन फीमेल्स में जब उनका बर्थ भी नहीं हुआ है, दे आर एट देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, वहीं से ही उनका ये जो साइकिल है oogenesis की, ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले वैसा ही होगा, मल्टीप्लीकेशन फेज आएगा। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा कि जब फीटल स्टेज में फीमेल होगी तो अबाउट 2 मिलियन डिप्लॉयड गैमीट्स बन जाएंगी। कौन? 2 मिलियन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, जिन्हें आप बोलते हैं oogonia, ठीक है? ये कब बन जाएंगी? हर एक ओवरी में बन जाएंगी। कितनी? अबाउट 2 मिलियन oogonia बन जाती है, ठीक है? और बर्थ के बाद एक भी oogonia नहीं बनती है। देन आता है ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो oogonia है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस नहीं हुआ, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है? मियोटिक डिवीजन होता है, और अगर आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोफेज वगैरह, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कुछ फेजेस होते हैं मियोसिस में और इसमें माइटोसिस में, ठीक है? तो oogonia में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा और वो प्रोफेज 1 में एंटर कर जाएगा, ठीक है? और वहां पर ही रुक जाएगा। और इस स्टेज को जब जो oogonia है वो मियोटिक डिवीजन करके प्रोफेज 1 पे ही रुक जाए तो उस स्टेज ऑफ oocyte को बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है? अब हर एक प्राइमरी oocyte के बाहर क्या आ जाएगा? ग्रैन्युलोसा सेल की एक लेयर आ जाएगी जिसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है? अब
बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में बचते हैं। ओके, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप करते हैं, ठीक है। और कैसे डेवलप करते हैं, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर है वो बढ़ती जाती है, थीका बन जाता है, और यहाँ तक कि सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल कैविटी भी डेवलप हो जाती है, जिसे बोलते हैं एंट्रम। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डेवलप होता है, फ्लूइड फिल कैविटी को क्या बोलते हैं, तो दैट इज एंट्रम, ठीक है जी। और फिर बाद में वो बन जाता है टर्शियरी फॉलिकल। अब आप एक चीज नोटिस करिए, जो फॉलिकल है वो पहले प्राइमरी फॉलिकल था, देन सेकेंडरी फॉलिकल बना, देन टर्शियरी फॉलिकल बना, लेकिन उसके अंदर जो oocyte है वो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर अब डिवीजन शुरू होगा कब, जब ये प्यूबर्टी पे, ये जो लड़की है वो जब प्यूबर्टी हिट कर जाएगी, तब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। और जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो ये प्राइमरी oocyte क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। अब देखो, आपने लॉजिकली सोचा होगा कि मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि जो दो सेल्स बनती है साइज में तो इक्वल होती है ना, लेकिन फीमेल में यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन हुआ है वहां पर साइज सेम नहीं होगा। एक सेल बड़ी होगी जिसे हमने सेकेंडरी oocyte बोला, एंड एक छोटी होगी जिसे हमने फर्स्ट पोलर बॉडी बोला, ठीक है। अब ये जो टर्शियरी, इसी टाइम पे जब जो oocyte है वो अपना प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके, एट दैट पॉइंट जो टर्शियरी फॉलिकल था वो मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर एक नई मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब जब ये लेयर आ गई तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, टूट जाता है, रप्चर कर जाता है, और रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को। जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। यहीं पर जो ग्राफियन फॉलिकल अभी रप्चर हुआ था वो रप्चर होके एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम एक प्रेगनेंसी हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन है तो उसका काम क्या होता है, वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसे थिक करना, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एम्ब्रियो या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा वो इजीली वहां पर डेवलपमेंट कर सके और इजीली इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो वैसी रहती है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपना प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है, ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम बाद में जाके डीजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी इसी वजह से खत्म हो जाता है, एंड क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा लाइनिंग बनी थी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थिक हुई थी वो श्रेड ऑफ होने लग जाती है, जिसे आप मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। अभी इसको भी आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज सोची होगी कि ओवम तो बना ही नहीं, सेकेंडरी oocyte ही रप्चर हो गया, और उसी को हमने क्या, सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकल गया ग्रैन्यू उसके साथ, एक लेयर के साथ, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, और उसी को हमने बोल दिया ओव्यूलेशन। तो ओवम कब बना, देखो, जब एक स्पर्म एंटर करता है ना और फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है, जब वो जोना पेल्यूसिडा को टच करता है और एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और जोना पेल्यूसिडा उसे एंट्री दे देती है, एट दैट पॉइंट सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और वो सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है। यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन होती है सो एट दैट पॉइंट जो डीजेनरेट हुआ दैट वाज नॉट ओवम, दैट वाज सेकेंडरी oocyte, ओके। तो वो ओवम तभी बनता है जब जो स्पर्म है वो आके जोना पेलिसीडा को टच करता है, अपने एक्रोसोम में प्रेजेंट एंजाइम्स की हेल्प से उसको डीजेनरेट करता है ताकि वो इजीली अंदर एंटर कर सके। ओके जी, आ जाइए आगे। तो ये था पूरा आपका oogenesis। देखिए, सबसे पहले oogoनियम था, oogoनियम ने माइटोसिस करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte पे 2n क्यों है, सॉरी माइटोसिस बोल दिया मैंने, मियोसिस करके। प्राइमरी oocyte में फिर भी 2n क्यों है, क्योंकि भाई वो तो प्रोफेज 1 में ही रुक गया था ना, प्रॉपर मियोसिस 1 तो हुआ ही नहीं। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो हमें मिले एक तो सेकेंडरी oocyte जो कि बड़ी सेल थी, ठीक है, एंड ये हैप्लॉइड थी, और एक ही हमें हैप्लॉइड प्राइमरी पोलर बॉडी मिली, ठीक है। अब जब मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड कब हुआ, जब ये जो सेकेंडरी oocyte है फर्टिलाइज हो गया, उस टाइम पे हुआ। तो क्या हुआ, हमें ये दो सेल्स मिल गई, इनमें से एक ही तो ओवम बनाएगी, तो एक ओवम बन गई और एक क्या बन गई, पोलर बॉडी। यहीं पर ये जो प्राइमरी पोलर बॉडी थी इसने भी तो डिवीजन किया होगा ना,
तो यहाँ से भी हमें 2 पोलर बॉडी मिल गई। तो यानी कि हमें इस प्रोसेस के लास्ट में, जैसे वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें 4 स्पर्म सेल्स मिल रही थी, यहाँ पे भी हमें 4 सेल्स तो मिल रही हैं, बट उनमें से ओवम सिर्फ एक है, बाकी की 3 पोलर बॉडी है जो कि एंड में आके डीजेनरेट कर जाती है। ठीक है जी। अब आ जाइए आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या एग पे। तो ओवम कैसा होता है? राउंड है, ऑब्वियसली नॉन मोटाइल है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल है, इसके पास एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस है। डेंस क्यों है? क्योंकि इसके पास फूड मटेरियल होता है, ताकि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो अच्छे से हो सके। अगेन जो आगे आप पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी जान लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है इसके ऊपर, उसके ऊपर विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, देन जोना पेलुसिडा एंड देन कोरोना रेडिएटा। इसमें से विटेलाइन मेम्ब्रेन इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कोरोना रेडिएटा है ये कहाँ से आई? जब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर करता है, तो एट दैट टाइम वो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है ना, वो थोड़ी सी बच जाती है, कुछ सेल्स अभी भी सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर आ जाती है, उन्हीं सेल्स को कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे आ जाइए, देख लीजिए एक बार फटाफट से, ये क्या है? ये देखो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, देन ये जोना पेल्यूसिडा है, यहीं पर से ही क्या होता है, यही अलाउ करती है फर्टिलाइजेशन, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है। ओके, अब आ जाइए, अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल क्या है oogenesis का। जैसे कि वहां पर भी कुछ था, हॉर्मोन्स का काम क्या यहाँ पर भी है? देखिए यहाँ पर भी वैसा ही होगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? जीएनआरएच को सिक्रीट करेगा, एंड जीएनआरएच जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और बोलेगा फटाफट से आप एलएच एंड एफएसएच को क्या करो? सिक्रीट कर दो। अब यहाँ पे एलएच किसको स्टिमुलेट करेगा? कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा कॉर्पस लूटियम जो तुम्हारा काम है वो फटाफट से करो। क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारा काम है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, तो फटाफट से प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करो। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने लग जाएगा। जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने लग जाएगा, तो वही वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है क्या हो जाएगी? थिकनिंग होने लग जाएगी वहां पर। अब एफएसएच का काम क्या होता है? एफएसएच का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करवाना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करवाना, और प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, अब आ जाइए आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, जिसमें मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स शामिल है। पहली मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है तो वो होती है प्यूबर्टी पे, एंड उसको हम बोलते हैं मेनार्क। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 50 इयर्स ऑफ एज तक आके अप्रोक्सीमेटली रुक जाती है, एंड उस फेज को बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन एक एवरेज इंटरवल पे रिपीट होता है, जो कि 28 से 29 डेज का होता है। ठीक है, वन मेंस्ट्रुएशन से सेकंड मेंस्ट्रुएशन तक जो साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं उन सबको मिला के बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 4 फेजेस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज या फिर द ब्लीडिंग फेज, जो कि 1st से 5th डे के बीच में होता है। अब ये जो फेज है ये 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हुई थी ना यूट्रस की, और वहां जो ब्लड वेसल्स वगैरह आए थे, वहां वो सब ना शेड ऑफ होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड, म्यूकस और टिश्यूज वगैरह वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, एंड इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। ओके, ये सिर्फ तभी होता है अगर जो ओवम रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज ना हो पाए। अब देखो अगर जो ओवम रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा? जो कॉर्पस लूटियम था वो डीजेनरेट होगा ऑब्वियसली, है ना। अब अगर वो डीजेनरेट होगा तो उसके पीछे भी हॉर्मोन्स का खेल होगा ना, ऐसे अपने आप तो उसको सपना नहीं आएगा कि चलो डीजेनरेट हो जाते हैं। जो एलएच है, एलएच स्टिम्युलेट कर रहा था कॉर्पस लूटियम को, अब एलएच के लेवल्स कम होने लग जाएंगे। जैसे ही एलएच के लेवल्स कम होंगे तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में भी ड्रॉप आ जाएगा। अब आप आ जाइए प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिक्यूलर फेज पर। ये जो फेज होता है ये 6th से 13th डे के बीच में होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 दिन का ये होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना ओवरी में, वो बढ़ते 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 एक फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एंडोमीट्रियम है यूट्रस की वो रीजेनरेट करती है थ्रू प्रोलिफेरेशन। अब देखो जैसे 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 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं, यूट्रस भी अपने आप को ना रीजेनरेट करता रहता है, एंडोमीट्रियम अपनी आपकी लाइनिंग थिक विक करती रहती है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में और यूट्रस में, ये आते हैं किस वजह से? जो पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स है ना
वो जो आ रहे हैं उनकी वजह से ये ओवरी और यूट्रस में चेंजेस आते रहते हैं, वहां से जो हार्मोन्स आ रहे हैं वो स्टिम्युलेट करते रहते हैं इनको, ठीक है। अभी जो सिक्रीशन है गोनेडोट्रोपिन्स का, जिसमें एलएच और एफएसएच आते हैं, ये क्या करते हैं, ये एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो फॉलिक्यूलर फेज के दौरान ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। इनके साथ साथ एस्ट्रोजन के सिक्रीशन भी बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अब आता है ओव्यूलेटरी फेज एंड ये फिक्स्ड है, हमेशा 14th डे पर ही ओव्यूलेशन होता है। इसको सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट फेज बोला जाता है ओवेरियन साइकिल का, ठीक है। इसमें एलएच और एफएसएच अपनी पीक को अटेन करते हैं, ठीक है। और ये जो एकदम से एलएच का सिक्रीशन बढ़ता है उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल एकदम से रप्चर कर जाता है और वो जो सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को बोल दिया हमने ओव्यूलेशन, ओके। के बाद जो फेज आता है वो होता है सिक्रीटरी या फिर लूटियल फेज, जो कि 15 से 28 डे तक चलता है, ठीक है। ये फेज आता है ओव्यूलेशन के बाद। इसमें क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक येलो ग्लैंडुलर मास में, जिसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉर्पस लूटियम का काम क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है ग्रोथ करवाना और मेंटेनेंस करवाना एंडोमीट्रियम का। एंडोमीट्रियम ही क्या कर रही है, यूट्रस को रेडी कर रही है फॉर द इम्प्लांटेशन, कि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो इजीली फर्टिलाइजेशन हो, इम्प्लांटेशन हो पाए, ठीक है। एंड जो अदर इवेंट्स है प्रेगनेंसी के वो भी इजीली हो पाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एंडोमीट्रियम लाइनिंग है उसमें डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एंड यहीं से एक नई साइकिल शुरू हो जाती है। अब देखो हार्मोनल लेवल कैसे बढ़ता है। इन द स्टार्टिंग जो सारे हॉर्मोन्स हैं वो नीचे हैं। अब देखो जब एफएसएच और एलएच ने अपनी पीक को अटेन किया, जिसे हमने एलएच सर्ज बोला था, एट दिस पॉइंट ओव्यूलेशन हो जाता है। और ये कौन सा डे होता है, ये 14th डे होता है, ये फिक्स है इन एवरी फीमेल, ठीक है। 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। देन यहाँ पर देखो जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ एकदम से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि ना यहाँ पर कॉर्पस लूटियम बन गया। अब कॉर्पस लूटियम बन गया तो वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना शुरू करेगा। धीरे 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 प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होने लगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी कम होने लगे, ठीक है। अब आ जाइए आगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पर। जब कॉपुलेशन या आप कह सकते हैं कोइटस होता है तो उस टाइम पर इंसेमिनेशन होती है, यानी कि वो जो सीमेन है जिसमें स्पर्म सेल्स हैं वो रिलीज होता है फ्रॉम पीनिस टू वजाइना। इसमें क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो फटाफट से स्विम करके रैपिडली सर्विक्स से पास करते हुए और फिर यूट्रस से जाते हुए फाइनली इस्थमिस और एम्प्यूला के जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। इस जंक्शन को बोला जाता है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, जहां पर ऑलरेडी ओवम रिलीज्ड होता है बाय द ओवरी, ठीक है। यहीं पर होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए स्पर्म सेल्स को सबसे पहले कैपेसिटेशन के दौरान, मतलब कैपेसिटेशन से निकलना पड़ता है। तो कैपेसिटेशन क्या होता है, इसमें स्पर्म सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। किसकी हेल्प से, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कुछ सिक्रीशंस करे जाते हैं जिससे स्पर्म सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो इजीली जो एंजाइम्स एक्रोसोम में सिक्रीटेड मतलब स्टोर्ड है वो इजीली वहां पर जाके एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वहां पर वो रिलीज हो जाए। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर कैपेसिटेशन होती है ताकि फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। अब जब फर्टिलाइजेशन हुई यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो ये तब होगा जब ओवम और स्पर्म एक साथ ही ट्रांसपोर्ट करे जाएं। कहां पर, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एंड ऑब्वियसली देन प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन के वक्त एक जो स्पर्म है वो कहाँ आता है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी, है ना। ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है और ये क्या है, ये ओवम की एक लेयर है। अब जो एक्रोसोम है वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये उस मेम्ब्रेन को पार कर जाता है और ओवम के पास चला जाता है।
अब इसके साथ साथ ये जो जोना पेलुसिडा है ये एकदम से इसके एंटर करते ब्लॉक कर देती है सब कुछ, जिससे एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री ना हो पाए और पॉलीस्पर्मी ना हो जाए। ठीक है, यानी कि इसका काम ये इंश्योर करना होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म सेल एक ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, अब जैसे ही ओवम फर्टिलाइज हुआ, मियोटिक डिवीजन भी सेकेंडरी oocyte में जो रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी कैसा है, अनइक्वल है, जिसमें कि एक स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक हैप्लॉइड एग बनेगा। ओके, अब ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है साथ में मिलके एक डिप्लॉइड जायगोट बना देंगे। आई होप पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद माइटोटिक डिवीजन होने लगा किसके अंदर, जायगोट के अंदर, एंड इस माइटोटिक डिवीजन को हमने बोला क्लीवेज। ओके, अब क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही हैं, जो जायगोट है वो भी यूट्रस की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, पहले 2 सेल्स थी, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई। इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ओके, और जब एम्ब्रियो के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं तो उस स्टेज को बोला जाता है मोरेला। अब दोबारा से सेल्स बढ़ती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और बना देती हैं ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट में ये जो ब्लास्टोमियर है ये एक बाहरी लेयर में अरेंज हो जाती है जिसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आगे जाके ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये अटैच हो जाता है किससे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिन्हें बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है और कोरियोनिक विलाई है ये साथ में मिलके क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं प्लेसेंटा। और ये वही प्लेसेंटा है जो कि सारे जो न्यूट्रिशंस हैं और जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह है उनको ट्रांसपोर्ट और निकालते हैं फीटस के पास से और उनको नेसेसरी चीजें प्रोवाइड करता है, ये वही प्लेसेंटा है। अब स्ट्रोफोब्लास्ट के पास एक तो बाहर वाली लेयर हो गई, एक अंदर वाली ग्रुप ऑफ सेल्स इसके पास प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास ही बाद में जाके क्या बनाता है, यही जाके बनाता है ऑर्गन्स फीटस के। अब मैंने आपको बताया ही कि इस टाइम पर ही क्या होगा, जब ये एंडोमीट्रियम के पास जाकर अटैच हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, उस वाले प्रोसेस को या उस वाले टाइम पीरियड को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड इसी टाइम पर ये कंफर्म होता है दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। अब आ जाइए आगे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, बहुत इजी है, चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ है। देखो, जब एक मेल और एक फीमेल के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं उसके बाद डिटरमाइन किया जाता है दैट व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी। अब देखो, हमें पता है मेल्स का क्रोमोसोमल पैटर्न होता है XY एंड फीमेल्स का होता है XX। ऑब्वियसली जो फीमेल का ओवम होगा उसके पास कौन सा क्रोमोसोम होगा, उसके पास होगा X क्रोमोसोम। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द मेल कि जो स्पर्म यहाँ पर आके फ्यूज कर रहा है दैट इज ऑफ X क्रोमोसोम और इट इज ऑफ Y क्रोमोसोम। अगर वो X क्रोमोसोम का होगा तो XX मिलके फीमेल बना लेंगे, एंड अगर वो Y क्रोमोसोम का होगा तो XY मिलकर के मेल बना लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन मेल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। अब आ जाइए आगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई, जो इनर सेल मास है जो कि मैंने आपको बताया था आगे जाके बनाएगा क्या, ऑर्गन्स। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट कर लेगा अपने आप को 2 लेयर्स में, एक आउटर लेयर होगी एक इनर लेयर होगी। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, और इनके बीच में मीजोडर्म आ जाती है, वो बाद में अपीयर होती है। अभी जो 3 लेयर्स हैं ये क्या बनाती हैं, ये मिलके टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाती हैं जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। इम्प्लांटेशन के बाद वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, कोरियोनिक विलाए और यूट्राइन टिश्यू साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लेसेंटा बना लेते हैं। ओके, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये जो सबसे पहली बात, प्लेसेंटा इस एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। इसका काम होता है जो उस एम्ब्रियो को सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको बाहर निकालना, और ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजेंस। ठीक है, ये जो HCG रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यही फीमेल यूरिन पे पास करता है जिससे पता चलता है दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है,
अब आ जाइए आगे, इसीलिए प्लेसेंटा को एंडोक्राइन टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है। अब जो टाइम होता है फर्टिलाइजेशन और पार्चुरेशन के बीच का, वो 9 मंथ्स का होता है और इस पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन में हमें कुछ स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ में फीटस का हार्ट बन जाता है, सेकेंड मंथ में उसकी लिम्स और डिजिट्स यानी कि हाथ फिंगर्स वगैरह बन जाती हैं, थर्ड मंथ में यानी कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं बहुत अच्छे से। फिफ्थ मंथ तक आते आते वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है और हेड पर हेयर अपीयर करने लग जाते हैं। सिक्स्थ मंथ में यानी कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका होता है तो बॉडी फाइन हेयर्स से कवर हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं और आई लैशेस भी बन जाती हैं। एंड 9 मंथ में जब थर्ड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो गया तो फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड डिलीवरी के लिए रेडी रहता है। अब आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जब यूट्रस में विगरस कंट्रैक्शन होते हैं प्रेगनेंसी के एंड में, जिसकी वजह से एक्सपल्जन या फिर आप कह सकते हैं डिलीवरी हो जाती है फीटस की, उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। अभी जो पार्चुरेशन है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म की हेल्प से होता है। देखिए क्या होता है, जो सिग्नल्स जाते हैं पार्चुरेशन के लिए वो दो चीजों की हेल्प से जाते हैं। एक तो वो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वो सिग्नल्स भेजता है और उसके साथ साथ प्लेसेंटा भेजता है। इसी वजह से इसे बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, ये दोनों प्लेसेंटा और फीटस मिलके हाइपोथैलेमस के पास क्या भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं, वहां से जीएनआरएच रिलीज होता है। जीएनआरएच जाता है अब की बार पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास वो जाकर के बोलता है कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, देन ऑक्सीटोसिन आके एंडोमेट्रियम पे वर्क कर सॉरी मायोमेट्रियम पर वर्क करता है और वहां पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को रिलीज करवाता है। ठीक है, जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है और वो जाकर मायोमेट्रियम पर वर्क करता रहता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाती है तो बेबी का एक्सपल्जन हो जाता है और वो यूट्रस से निकलकर बर्थ कैनाल की हेल्प से बाहर आ जाता है। जब ये जो इन्फेंट है ये डिलीवर हो जाता है तो प्लेसेंटा भी उसके साथ साथ बाहर आ जाता है और मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, इसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो जो हमने प्रोसेस पढ़ा था पहले वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही फीमेल्स में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है लैक्टेशन के, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है, और डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि स्टार्टिंग में जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको वो जरूर फीड कराया जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। एंड कौन सी एंटीबॉडीज है, आईजीए, ये बेबीज को बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछें, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।